Hello students, today we are going to study class 7 social science chapter 3 part 2. So in the previous part we have completed till Alauddin and the Mongols. Today we have to complete Alauddin Khilji's administration. So let's begin. Administration reforms. Alauddin was capable administrator. In order to check internal revolt and to keep the noble under his strict control, he introduced several measures. He prohibited the nobles from intermarriage so as to prevent them from making alliance against him. He prohibited them from holding social gathering or drinking at parties. He thought that such parties gave the noble opportunity to hatch conspiracies. He established an efficient spy called Khufia Navis listen to the bazaar gossips and report them to the king. This enabled Alauddin to watch the activity of the noble. He extracted surplus money from the noble by imposing heavy taxes on them. Alauddin kept a strong and well-equipped आर्मी टू चेक एक्सटर्नल इन्वेजन एंड इंटरनल रिवोल्ट्स. सो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स वगैरह क्या थे, क्योंकि अलाउद्दीन के टाइम तक क्या था कि जो नोबल्स थे, जो चालीसाज होते थे, जो कि राजा के साथ में जो कोर्ट में बैठते थे, जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करते थे, ये लोग बहुत पावरफुल हो गए थे इस समय तक. अलाउद्दीन के टाइम तक ये लोग अकेले काफ़ी थे पूरी सत्ता बदलने के लिए, राजा को मारने के लिए और राजा के जगह कोई और को सत्ते पे बिठाने के लिए. तो अलाउद्दीन ने क्या किया, सबसे पहले इन लोग पे पूरी क्या क्या बोलते हैं, सबसे पहले इन लोग पे कंट्रोल किया. तो पहले कैसे कंट्रोल किया, तो इनका सबसे पहले काम था कि इन लोगों ने बोला कि आप एक नोबल दूसरे नोबल के फैमिली में शादी नहीं कर सकते. कोई भी नोबल की फैमिली का मेंबर दूसरे मेंबर की फैमिली में शादी नहीं कर सकते. इससे बड़ा अलायंस हो जाता, यदि एक जन दूसरे से जुड़ जाएगा तो बड़ा सा अलायंस बन जाएगा. फिर इन्हें बोला कि आप लोग कोई भी सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते और उस गैदरिंग में ड्रिंकिंग भी नहीं कर सकते. इससे क्या होता है कि यदि कोई आदमी एक गैदरिंग में जाता है, गैदरिंग मतलब कोई भी मीटिंग वगैरह में या कोई पार्टीज़ वगैरह में यदि इकट्ठे होकर जाता है, तो वो दो जन बैठते हैं तो वहाँ पर बैठ के कुछ भी षड्यंत्र रच सकते हैं. तो इसके लिए उसने ये सिस्टम करा. फिर इसने एक बहुत बड़ा स्पाई सिस्टम बनाया. स्पाई सिस्टम मतलब खुफिया सिस्टम बनाया, जहाँ पे इसने खूब सारे क्या बोलते हैं डिटेक्टिव्स रखे, जो मतलब पूरे बाज़ार में रहते थे और बाज़ार की बातें सुन के आते थे और राजा को बताते थे. इससे क्या होता था, इसको ये पता लगता था कि बाज़ार में चल क्या रहा है. राजा तक सारी बातें पहुंचती थी, जिससे राजा हर चीज़ को पहले ही कंट्रोल में कर लेता था. फिर इसने क्या किया, जो नोबल्स के पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया था, इसके बाद उसने क्या किया, अलाउद्दीन ने इन सब पे खूब सारा टैक्स लगा दिया, जिसके मदद से अब इनके पास जो पैसा था वो कम कर दिया. इससे बाद में टेंशन ख़त्म हो गई कि ये लोग कहीं बहुत सारा पैसा यूज़ करके सत्ता पलट ना कर दें. ठीक है, तो ऐसे सब कुछ रिफॉर्म्स वगैरह यूज़ करें, क्योंकि नोबल्स की पावर को कम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था. फिर इनने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह अपन को पढ़ना है. तो अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान हु टुक इंटरेस्ट इन फिजिकल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म इन हिस एम्पायर. ही नीडेड मनी टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी टू फाइट अगेंस्ट द मंगोल एंड फॉर द सप्रेशन ऑफ इंटरनल रिवोल्ट. सो ही इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स टू इंक्रीज हिस इनकम. सो अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली में सुल्तान था, सबसे पहला आदमी था जिसने इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स मतलब बदलाव करने के लिए इच्छा जाहिर करी. ठीक है, इसको क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसको बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करनी थी, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, इतनी बड़ी आर्मी को इकट्ठा करना पड़े. आर्मी को क्यों इकट्ठा करना था, क्योंकि मंगोल्स का खतरा सबसे ज़्यादा था. जो मंगोल मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, उनका खतरा बहुत ज़्यादा था. और एक और खतरा था कि अंदर ही अंदरूनी अपना कोई भी चुनौती दे सकता है. इसका खतरे के कारण उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन करा. तो आगे अपन पढ़ते हैं कि किस किस चीज़ों से उसने जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स मतलब पैसे का जो आवागमन था उसको कैसे बदला उस ज़माने में. तो उसने क्या किया, सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस. ही इशूड रेगुलेशन टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज़ ऑफ कॉमन यूज सच एज wheat, barley, rice, cloth, sugar, ghee, etc. He introduced reforms weights and measure throughout the country. Those traders who यूज्ड फॉल वेट एंड मेजर टू चीट पीपल वेर सीवियरली पनिश्ड. अब इसने क्या किया कि जो भी बाज़ार में सामान बिकते थे, कमोडिटीज़ मतलब होता है सामान जो बिकते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, शुगर, घी, ये सब जो चीज़ें थी, इन सब के रेटों को उसने रेगुलाइज कर दिया कि अब यदि शक्कर है तो वो 40 रुपये किलो हो, या उस ज़माने में जो भी रेट चलता है, जो राजा बोलेगा उसी कीमत पर बिकेगा, ना कि कोई भी बदले भाव में बिकेगा. जिससे क्या होगा कि मार्केट में एकदम से कोई लूट मार नहीं बचेगी, गरीब पे भार नहीं पड़ेगा. इसके बाद उसने क्या किया, एक और चीज़ करी, इसने अपना एक यूनिफॉर्म, एक वेट, जैसे आज के ज़माने में आपने देखा होगा वेट्स वगैरह होते हैं जो तोलने के लिए काम आते हैं, उस ज़माने में वो लोग कुछ भी पत्थर वगैरह रख के इसको
वेट करते थे, मगर उस टाइम अलाउद्दीन ने क्या किया कि उनको एक यूनिफॉर्म वेट और मेजर्स वगैरह पूरे कंट्री में उसने प्रोवाइड करा, जिससे उनको ये पता लगे 1 किलो का मतलब क्या होता है, एक्चुअल 1 किलो क्या होता है, ये उसने बता के उसको लोगों को बताया। और यदि कोई भी गलत तरीके से यदि वेट वगैरह करता था किसी कमोडिटीज़ का, तो उसको सीवियरली पनिश करते थे, वो लोग सीवियरली पनिश करते थे। फिर सेकंड क्या था, कंट्रोल ओवर सप्लाईज। तो इसने क्या किया, कंट्रोल ओवर सप्लाईज किया। एट अ लोकल प्रोड्यूस ऑल द लोकल प्रोड्यूसर विद इन 100 miles of Delhi were asked to keep only 10 mounds of grain with them and sell the surplus to the government. Large granaries were built to storing grains. The food grains were supplied to the people at very low rate in terms of scarcity. Nobody dared to sell the good at the higher rate than the fixed by the government. अब क्या हुआ कि एक आदमी अपने घर में यदि खूब सारी फसल जो उसकी लगी थी वो क्रॉप्स को इकट्ठा करके घर में इकट्ठा करके रख दे, बाज़ार में ना बेचे, तो उस चीज़ की रेट बढ़ सकते हैं। तो इसलिए अलाउद्दीन ने क्या किया कि आपको सबसे पहले ये बोला हर किसान को सिर्फ अपने पास में वो 10 माउंड ग्रेन रखेगा। 10 माउंड उस ज़माने का वेटेज होता था कि दिल्ली से 100 किलोमीटर 100 माइल मतलब 100 किलोमीटर मतलब 150 किलोमीटर तक यदि कोई भी रहता है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 10 माउंड तक ग्रेन अपने पास वो रख सकता है और उसके ऊपर जो भी होगा वो गवर्नमेंट को उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि कोई भी आदमी को वो लोग रेट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैनिपुलेट मतलब यदि आज बाज़ार में एकदम से शक्कर की शॉर्टेज आ गई तो आप लोग जाके 80 रुपये में भी डबल कीमत में भी जाके शक्कर खरीद सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये सब रोकने के लिए उसने कंट्रोल करा पूरी सप्लाईज़ के ऊपर कि आपको पहले सब कुछ गवर्नमेंट को देना है, फिर गवर्नमेंट उसको रेगुलरली प्रोवाइड करेगी लोगों तक। ठीक है, फिर उसने क्या किया, कंट्रोल ओवर द मार्केट। उसने कंट्रोल कैसे किया मार्केट में, अलाउद्दीन अपॉइंटेड हाई ऑफिशियल कॉल्ड Shahana A Mandi, superintendent of the market, to supervise the market and enforce market regulation. So अलाउद्दीन ने क्या किया, एक ऑफिसर अपॉइंट करा जिसका नाम था शहना ए मंडी। इसका नाम मतलब क्या होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ द मार्केट। इसका काम था पूरे मार्केट को देखना कि यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही और इसको रेगुलेट करना। उसके बाद कौन है, rationing system in times of scarcity. So Alauddin introduced a system of rationing whenever drought or famine occurred in any area of his realm. So अब यहाँ पे क्या करता था, वो rationing system करता था कि सबको बराबर राशन बांट देता था सबको, किसी को ज़्यादा, ऐसा नहीं कोई अमीर आदमी है जाके 10 किलो खरीद ले, गरीब है तो 1 किलो खरीद। मगर वो क्या करता था कि यदि बाढ़ आई या तो फिर भुखमरी आई एकदम से या तो फिर एकदम से सूखा पड़ गया, तो वो क्या करता था, सबको फिक्स कर देता था कि सबको अब 1-1 किलो ही मिलेगा, अमीर हो या गरीब हो। ठीक है, फिर इसने क्या किया, रेवेन्यू रिफॉर्म्स लेके आया। रेवेन्यू मतलब आय जो होती है एक इंसान की जो कमाई होती है उसको अपन कहते हैं रेवेन्यू। So Alauddin made useful reforms in his land revenue system. The land under cultivation was measured and land revenue was fixed on a basis of fertility of the land. Land revenue was accepted in both cash as well as kind. He also took the measure to end corruption in the collection of land revenue. In addition of land revenue, grazing tax was imposed where people reared cattle to supplement their income. So क्या हुआ कि रेवेन्यू रिफॉर्म्स वगैरह लाना ज़रूरी हुआ। इसके लिए क्या करते थे, यदि आपके घर में का फसल हुई है तो उसका कुछ परसेंटेज, यदि आपके घर 10 किलो गेहूँ हुआ है तो उसका आपको हो सकता है कि 4 किलो आप रख सकते हो या 2 किलो आप रख सकते हो, ऐसे ऐसे करके राजा फिक्स करता था। तो अलाउद्दीन ने ऐसा भी रिफॉर्म्स रखा कि आप कुछ भी अपनी जो भी सिस्टम जो भी होगा उसका कुछ पार्ट हमको दोगे और कुछ आप खुद रखोगे। उसके बाद उसके भी पे करने के 2 तरीके होते थे, या तो फिर आप क्रॉप में पे कर दो या आप कैश दे दो, या तीसरा क्या होता था, या काइंड में कर दो, या फिर आप बोलोगे राजा हम आपके लिए सेवा करेंगे आपकी 1 साल तक, या इतने रुपए ना दे पाएंगे मगर हम आपकी सेवा करेंगे, तो वो उसमें भी फुलफ़िल हो जाता था। फिर उसने एक और टैक्स लगाया, उसको कहता था ग्रेजिंग टैक्स, मतलब चरी टैक्स कहते थे। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, चरना, जो गाय वगैरह जानवर वगैरह चरने जाते हैं उसको कहते हैं ग्रेजिंग। तो उसको अपन ने उनका नाम क्या था, चरी। सो इसका मतलब क्या होता था, जो लोग गाय भैंस वगैरह जानवर मवेशियाँ लेके जो निकलते थे जंगलों में, तो उनको भी टैक्स लगाया जाता था रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। फिर अपन को पढ़ना है एंड ऑफ खिलजी डायनेस्टी, कि खिलजी डायनेस्टी ख़त्म कैसे हुई। अलाउद्दीन इन 1314 CE, none of his successor was Alauddin died in 1316 CE. None of his successor was powerful enough to control his emperor. Finally, in 1320, a group of nobles led by Ghazi Malik, the governor of Punjab, invaded Delhi and captured the throne. He assumed the title Ghiyasuddin Tughlaq and founded a new line of
ruler in Delhi known as the Tughlaq dynasty. Refer case study on पेज नंबर। सो जो खिलजी की डेथ कब हुई थी 1316 में हुई थी, मगर इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद कोई भी राजा ऐसा उभर के नहीं आया जो कि खिलजी डायनेस्टी को अकेले संभाल सके। उसके बाद क्या हुआ, एक चालीसा या नोबल जो कि जिससे सबसे ज़्यादा मतलब जो नोबल से डरते थे उसका एक सबसे बड़ा डर था कि नोबल्स कब्जा ना कर ले, वही हुआ। उनमें से एक नोबल था कौन, गाजी मलिक। ठीक है, इस गाजी मलिक ने जो कि पंजाब का गवर्नर था, इसने दिल्ली पे हमला कर दिया और कैप्चर द थ्रोन, मतलब गद्दी पे राज करने लगा फिर। और उसने अपने आप को क्या टाइटल दिया, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, सो इसके बाद यहाँ पे क्या चालू होगा, तुगलक डायनेस्टी चालू होगी। ठीक है, अपन को पढ़ना है तुगलक की डायनेस्टी के बारे में, पढ़ेंगे कि तुगलक की डायनेस्टी में क्या क्या हुआ। ठीक है, इसमें फिर अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं तैमूर्स इन्वेजन इन इंडिया। सो तुगलक की डायनेस्टी के टाइम में क्या हुआ था, तैमूर जो बहुत बड़ा मंगोल का एक राजा था, बहुत खतरनाक योद्धाओं में से एक था, तो उसका एक इन्वेजन हुआ इंडिया, पढ़ते हैं। सो तैमूर और तैमूरलेन attacked India in 1398 when the Delhi Sultanate was on the verge of a collapse. He crossed the plain of Punjab without meeting with any opposition. The people ran for their life, leaving their home to be looted by the invader. When the marauders reached the gate of Delhi, the Delhi Sultan Muhammad and Minister Malik Iqbal Khan offered feeble resistance. In a battle fought in 17 December 1398, Taimur won a decisive victory. After staying at Delhi for 15 days, amusing immense loot, he marched back by Meerut, Haridwar, Kangra and Jammu, sacking and plundering these towns. So क्या हुआ, अब यहाँ पे तैमूर ने इंडिया में हमला कर दिया। ठीक है, ये दिल्ली पंजाब से क्रॉस करते हुए आया, तो मगर किसी ने भी इतना हिम्मत नहीं करा, जब तैमूर का नाम ही काफ़ी था, किसी ने हिम्मत नहीं करा कि इसको रोक ले। कोई भी राजा नहीं था पंजाब तक कि जो रोक के इसको चुनौती दे सके। सो ये यहाँ तक बिना लड़े यहाँ तक आया, दिल्ली के गेट पे आके खड़ा हो गया। दिल्ली के गेट पे आके खड़ा हुआ तो कौन, दिल्ली का सुल्तान उस टाइम क्या था, महमूद था, और दूसरा क्या था, उसका मिनिस्टर था मलिक इकबाल खान। सो इन लोगों ने थोड़ा सा लड़ने की कोशिश करी, मगर तैमूर ने इनको बहुत बुरी तरीके से हराया, और पूरा लोग जो वहाँ पे रहते थे वो अपने घर घर भी छोड़ के चले गए तैमूर का नाम सुन के, और उनको खुला घर अपना छोड़ के चले गए कि लूट लो जो लूट सकते हो, मगर हमें मारना मत। तो वहाँ से तैमूर ने इंडिया से पूरा लूट मचा के वहाँ से चला गया। कहाँ से गया, फिर वापस जाते समय मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा, जम्मू होता हुआ अपना, और यहाँ पे जो रास्ते में गांव वगैरह पड़ते थे उन सबको लूटता हुआ वापस चला गया। फिर आया कौन, तुगलक डायनेस्टी के बाद क्या आया, सईद डायनेस्टी। सईद डायनेस्टी हुई। तो सईद, बिफोर लिविंग इंडिया Taimur had appointed Khizar Khan as a governor of Punjab. In 1414, Khizar Khan marched to Delhi and occupied the throne of Delhi Sultanate. He laid the foundation of new dynasty called as Sayyid dynasty of Delhi. The Sayyid dynasty had 4 rulers in all: Khizar Khan himself, Mubarak Shah, Muhammad Shah, and Alam Shah. During the reign of a Sayyid, Punjab was a turmoil and there was a frequent revolt at various places. अब क्या हुआ, तैमूर ने जब सारे राजाओं को हरा के वापस जा रहा था, तो एक आदमी को अपने खिज़र खान का जो नाम था जिसका, उसको उसने पंजाब का गवर्नर बना के गया। अब वो इतना पावरफुल हो गया पंजाब का गवर्नर, और उसके ऊपर तैमूर का हाथ था, उसने आके दिल्ली पे हमला कर दिया और दिल्ली पे अब राज किया। तो अब कौन सी डायनेस्टी आई उसके बाद, उसके बाद आई सईद डायनेस्टी। ठीक है, ये सईद डायनेस्टी जब आने के बाद इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने राज किया। इनके 4 रूलर थे सिर्फ। ठीक है, खिज़र खान था एक रूलर, दूसरा कौन था, मोहम्मद शाह, तीसरा महमूद शाह, और चौथा आलम शाह। ठीक है, इनने पूरा पंजाब से राज किया, और यहाँ पे जो भी गदर हुई, यहाँ पे पूरे पंजाब में उसके समय में, इस राज के समय में पंजाब में बहुत सारी गदर हुई, जिससे बहुत सारे लोग उठ के खड़े हो गए सत्ता के खिलाफ। फिर इसके बाद क्या आया, लोधी डायनेस्टी। तो इस लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन था, बहलोल लोधी। फिर बहलोल लोधी के बारे में पढ़ते हैं। द लास्ट रूलर ऑफ द सईद डायनेस्टी वाज आलम शाह, वाज ओवरथ्रोन बाय बहलोल लोधी, द गवर्नर ऑफ लाहौर एंड सिरहिंद. बहलोल लोधी occupied Delhi and fought the new dynasty of Lodi king and founded the new dynasty of Lodi king. So क्या हुआ, बहलोल लोधी ने क्या किया, जो आखिरी रूरल था यहाँ का, कौन, सईद डायनेस्टी का जो सबसे आखिरी रूलर था जिसका नाम था आलम शाह, इस आलम शाह को उसने हराया. और ये खुद कौन था बहलोल लोधी, ये गवर्नर था लाहौर और सिंध. मतलब जब अपन गवर्नर बोलेंगे मतलब क्या होता है, ये लोग उस जगह को गवर्न करते थे राजा के अंडर. ठीक है, राजा जो था जैसे आलम शाह था, आलम शाह बोलता था कि एक काम करो, लाहौर का राजा कौन होगा, लाहौर पे कौन रूल करेगा, बहलोल लोधी.
तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग जगह पे एक गवर्नर बना देता था। ये लोग छोटे छोटे जगह पे राज करते थे, ठीक है। मगर ये लोग फिर धीरे धीरे इतने पावरफुल हो जाते थे कि खुद राजा को चुनौती दे देते थे। फिर इसने क्या किया, आखिरी में दिल्ली पे राज किया और फिर किसका फाउंड किया, क्या फाउंड किया, दिल्ली डायनेस्टी। फिर आता है सिकंदर लोदी, ठीक है। द मोस्ट केपेबल रूलर ऑफ द डायनेस्टी, सिकंदर लोदी ट्राइड टू कंसोलिडेट हिज पावर बाय ब्रिंगिंग द प्रोविंशियल गवर्नर एंड चिफ्टियन अंडर हिज कंट्रोल. He suppressed the prevailing disorder and, like Balban, attempted to restore the dignity of the court. The court became safe for travel and trade again flourished. The author Tariq-e-Daudi speak highly of him, but in 1517 सिकंदर फेल इल एंड डाइड. सो जो सबसे केपेबल रूलर था लोदी डायनेस्टी का वो था सिकंदर लोदी. इसने पूरी पावर को कंसोलिडेट कर दिया था. कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बना दिया था, ठीक है. इसके पहले जो था उससे और अच्छा बना दिया था. इसने अच्छा बढ़िया सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखा और जो भी डिसऑर्डर वगैरह थे उन सबको वहाँ से हटा दिया. और इसके बाद अपने राज में अच्छा ट्रेड और ट्रैवल को अच्छा फ्लरिश करा, जिससे चोरी वगैरह बीच में जो होती थी रास्ते में जो ट्रैवल करते टाइम लोग डरते थे उसको दूर करा. इसका एक ऑथर था जिसका नाम था, जिसने किताब लिखी थी तारिक-ए-दाऊदी. इसमें सिकंदर लोदी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी है. मगर 1517 में सिकंदर लोदी को तबीयत ख़राब हुई और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई. फिर आता है इब्राहिम लोदी, ठीक है. ये इब्राहिम लोदी बहुत इंपॉर्टेंट है. सर सिकंदर लोदी वॉज सक्सीडेड बाय इब्राहिम लोदी, एन एरोगेंट रूलर. ही एंटोगिस्ड the Afghan noble by his harsh treatment and earned their enmity. Daulat Khan Lodi, the governor of Punjab, turned against him and declared himself practically independent. He invited Zahiruddin Muhammad Babur, the king of Afghanistan, to invade India and overthrow Abraham Lodi. Babur led as many as 5 expeditions to India during 1519 and 26 CE. During the 5th and final expedition, Babur defeated Daulat Khan Lodi. Though Daulat Khan had realized that Babur wished to conquer India for himself, so he had turned against him. This compelled Babur to retire to Kabul. In November 1525, he marched from Kabul again with a huge army and occupied Punjab. So क्या हुआ, इब्राहिम लोदी बहुत ही खतरनाक रूलरों में से एक था, ठीक है. ये बहुत एरोगेंट था और ये अफ़गान जो नोबल्स थे जो उसके कोर्ट में काम करते थे अफ़गानी, इनको बिल्कुल इज्जत नहीं करता था. इनको जब इज्जत नहीं करता था तो क्या हुआ, तो उसने क्या किया, इनको जब इनसे क्या किया, शत्रुता मुंह मोड़ ली. अब यहाँ पे जब शत्रुता इतने सारे लोगों से इसने ले ली तो उसमें से क्या हुआ, उनमें से एक था नोबल जिसका नाम था दौलत खान लोदी, जो कि पंजाब का गवर्नर था. इसने क्या किया, अफ़गानिस्तान में गया और वहाँ के रूलर जिसका नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर. जहरुद्दीन मोहम्मद, उसका निकनेम क्या था, बाबर, जिसके बारे में आप पढ़ोगे, जो अकबर का दादा रहेगा, ठीक है. सो इसने उसको इनवाइट करा इंडिया में, बोला कि इंडिया में आओ और इन पे हमला कर दो. फिर बाबर ने क्या किया, 5 बार इंडिया पे आक्रमण करने की कोशिश करी, ठीक है. आखिरी और फाइनल एक्सपेडिशन में उसने क्या किया, दौलत खान की मदद से Babur defeated Daulat Khan Lodi, और Daulat Khan had realized that Babur wished to conquer India for himself, so he had turned against him. So क्या हुआ, जब दौलत खान जब बुला के लाया तो वो सोचा कि ये चुपचाप से सब पे हमला करके मुझे दे देगा. मगर फिर पता लगा कि बाबर तो खुद यहाँ पे रूल करने आया था और इसको देखते हुए दौलत खान ने इसको विरोध करने की कोशिश करी, मगर उसको भी उसने हरा दिया, ठीक है. सो दिस compelled Babur to retire to Kabul. In November 1525 he marched from Kabul again with a huge army and occupied Punjab. So क्या हुआ, पहले दौलत खान ने पहले तो उसको थोड़ा सा चुनौती दी, तो जिसके कारण वो हार के वापस चला गया काबुल. मगर उसके बाद वो क्या हुआ, 1525 में वापस आया काबुल से बड़ी आर्मी के साथ और उसने पंजाब पे हमला किया. फिर आगे पढ़ते हैं. बाबर नाउ एडवांस टूवर्ड्स दिल्ली and reached the town of Panipat. Ibrahim Lodi also advanced to meet the Mughal invader on the battlefield of Panipat in 1526. Although Babur army was much smaller in number, but it had fine artillery. Ibrahim Lodi, along with 16,000 soldiers, died on a battlefield. Babur won a decisive victory. The Battle of Panipat decided not only the fate of Punjab but also that of India. The Sultanate rule became to be end and Babur laid the foundation of Mughal Emperor of India. So यहाँ पे क्या हुआ, जब फिर बाबर इंडिया में आया
और ये किस तरफ मुड़ा? बाबर गया पानीपत की तरफ, पानीपत की तरफ गया और इब्राहिम लोदी भी पानीपत की तरफ आया। तो इनकी युद्ध कहाँ पे हुआ? जब दोनों मिलके जब मिले कहाँ पे? बाबर और इब्राहिम लोदी किधर मिले? पानीपत में। तो यहाँ पे कौन सा हुआ? यहाँ हुआ इतिहास का सबसे बड़ा लड़ाई जिसका नाम था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे 3 बैटल होंगे, आपको सब इंपॉर्टेंट है, याद करना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने क्या किया, इसने इस रूल को ख़त्म किया जिसका नाम था सल्तनत रूल। सल्तनत रूल कौन था? जैसे कि आपने शुरू में देखा, सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुआ, स्लेव डायनेस्टी से शुरू हुआ, और फिर आया अलाउद्दीन खिलजी पे आया। फिर कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या बोलते हैं, लोदी, साइद, ये सब लोगों ने रूल किया। तो इसको अपन कहेंगे पूरा सल्तनत रूल। मगर इसके बाद अब कौन आएगा? बाबर। बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन होगा? अकबर। सो ये लोग जो रहेंगे इनका नाम क्या रहेगा? इनका नाम रहेगा मुगल रूलर ऑफ इंडिया। ठीक है। सो मुगल रूलर का किसने सबसे पहले फाउंडेशन रखा इंडिया में? वो था बाबर। ठीक है। बाबर जब आया इंडिया में तो इसने फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 15 से 16 हज़ार लोगों को मार दिया। 15 से 16 हज़ार इब्राहिम लोदी के जो लोग थे उनको मार दिया और यहाँ पे इसने जीत हासिल करी। ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं लाइफ एंड कल्चर एंड अंडर द दिल्ली सल्तनत। सो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो पहले अपन अभी मुगल के बारे में नहीं पढ़ रहे, इससे पहले जो लाइफ थी उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि कैसे लोग रहते थे। सो द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत एक्सटेंडेड ओवर द पीरियड ऑफ 5 century, हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अ लाइफ ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल, रिलीजन, कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। This period of medieval India history had many features which were quite different from those of ancient India. So इस समय से पहले, इस समय में पूरे सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, कल्चरली पूरी लाइफ को इंडिया के चेंज करके रख दिया। और इस चीज़ ने मेडिवल इंडिया अपन जो कहते हैं, इसकी हिस्ट्री को बदल के रख दिया। काय से? एंशियंट हिस्ट्री से। ठीक है। सो अब यहाँ पे सोशल लाइफ कैसी थी उस जमाने में अपन पढ़ते हैं, हर एक एक्सपेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सोशल लाइफ कैसी थी? इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 मेजर क्लास एंड ग्रुप: द एरिस्टोक्रेट, द प्रीस्ट, द टाउन पीपल एंड द विलेज पीपल और पीसेंट. The upper class of aristocracy comprised the ruler class. It included the sultan, the noble, the landlord, the Hindu raja and the princess. The second section included the priest or the ulema, the maulvis, the qazis, the brahman and the pandit. The class advised the ruler on the matter of administration in accordance with the sacred law. The priestly class received land grants from the ruler from their living. Common people also offered them gift and donation. The people in town formed the third section of society. They included shopkeeper, merchant and trader, etc. Most of the farmer, peasant forced formed the fourth and lowest ladder of society. They mostly paid land revenue and other taxes but led a miserable life. So सोशल लाइफ के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं. सो इंडिया की जो उस टाइम की लाइफ थी, मेडाइवल टाइम पे इंडिया की लाइफ थी 3 पार्ट में डिवाइडेड, 4 पार्ट में डिवाइड थी, 1, 2, 3 और 4. तो फर्स्ट वाला कौन होता था? फर्स्ट वाले होते थे नोबल और राजा लोग. ठीक है, जिसमें आते थे राजा लोग आते थे और उस ज़माने के नोबल्स लोग आते थे, या तो फिर मुग़ल राजा खुद आता था, और सबसे जो पैसे वाले लोग होते थे वो आते थे. सेकंड में क्या आते थे? उसमें आते थे प्रीस्ट वगैरह लोग, जैसे कि जो संत वगैरह होते थे, या तो फिर पुजारी वगैरह होते थे, या मुस्लिम वगैरह के होते थे, ये सब इसमें आते थे. थर्ड में कौन होते थे? मर्चेंट लोग होते थे. ठीक है, मर्चेंट मतलब जो बिजनेस करते थे, व्यापारी लोग जो होते थे, ये लोग दुकानें होती थी या तो फिर कोई ट्रेड करते थे, ये होते थे. फोर्थ कौन होते थे? सबसे आखिरी में गिना जाता था, ये फार्मर होते थे और सबसे परेशान होते थे. इनको सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था और सबसे ज़्यादा टैक्सेस और सबसे ज़्यादा परेशानियों से झेलना पड़ता था फोर्थ क्लास को. ठीक है, फिर अपन देखेंगे क्या इकोनॉमिक लाइफ कैसी होती थी, मतलब इस ज़माने में पैसे वगैरह कैसे होते थे लोगों के पास, ये देखना है अपन को. तो जस्ट लाइक इन एंशिएंट पीरियड, एग्रीकल्चर वाज आल्सो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मासेस इन द मेडाइवल इंडिया. फिरोज शाह तुगलक took some measures to promote agriculture. He built 5 canals and dug a large number of wells. His irrigation work proved a boon for the peasants. The state also gave loan to the peasant in time of drought and famine. India had overland trade with Central and Western Asia. It was mostly in the hand of Multani Hindu trader. India also had trade relationship with the Sri Vijaya Empire, China, East Africa and Arabia. Sri Vijaya Empire flourished between the 7th and 13th century. This maritime and commercial kingdom in the Malay
archipelago originated in the island of Sumatra and soon came to control the Strait of Malacca. Its power was based on its control of international sea trade. It had relation with other island states and with China and India. It was also a center for Mahayana Buddhism and stopping places for Chinese pilgrims traveling to India. Internal trade also flourished in the country. In northern India, Delhi was the great center of trade. It was a place for the sale and purchase of goods like rice, sugar, wheat, fine silk, cotton, textile, metalware, handicraft, ivory, etc. The necessity of life seems to have been cheaper during the reign of Alauddin Khilji due to the economical reform and market control. Firoz Shah Tughlaq abolished many unjust taxes. This resulted in a growth of trade. Sikandar Lodi also introduced economical reform that encouraged trade and industries. Despite all this, the people had to bear the cost of a large army kept by Sultan. Beside foreign invasion and internal revolt also hampered growth ऑफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर एट टाइम्स. सो इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी उस ज़माने में. सो इस ज़माने की सबसे पहला जो रोज़गार का सबसे बड़ा तरीका था या लोगों की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, एग्रीकल्चर. ठीक है. फिरोज शाह तुगलक जो था इस ज़माने में इसने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ किया. तो इसमें से इसने क्या किया, उस ज़माने में 5 कैनाल बनाई या नहर बनाई और खूब सारे कुएँ खोदे जिससे लोगों को फसल लगाने में मदद मिली. क्योंकि इससे पहले लोग किसके लिए सिर्फ डिपेंडेंट रहते थे कि बरसात होगी और हमें तभी पानी मिलेगा. इसके पहले सिर्फ बरसात पे ही वो लोग डिपेंडेंट रहते थे. अब यहाँ पे जब कैनाल हो गया, ये कुएँ खुद गए जिसकी मदद से अब वो लोग फार्मिंग हर मौसम भी कर सकते थे. इससे फार्मरों को बहुत मदद मिली. इसके बाद क्या हुआ, इंडिया के जो ट्रेड थे बहुत ही अलग अलग कंट्रियों के साथ थे. मतलब इंडिया के अंदर ही अंदर नहीं, बाहर भी करता था. जैसे उस ज़माने में एक यहाँ पे इंडिया में जो भी ट्रेड था सबसे ज़्यादा मुल्तानी हिंदू रूलर वगैरह ट्रेडर जो होते थे वो लोग करते थे. कहाँ कहाँ करते थे, श्री विजया एम्पायर के साथ करते थे, चाइना के साथ करते थे, अफ्रीका और अरेबिया के साथ करते थे. जो श्री विजया एम्पायर है ये 7th और 13th सेंचुरी में काम करती थी. और ये कहाँ थी, ये लोग सुमात्रा, आज इंडोनेशिया आप लोग मैप में देखोगे तो वहाँ पे ये लोग रूल करते थे. धीरे धीरे इतने पावरफुल हुए कि वहाँ पे इन लोगों ने रूल करना चालू कर दिया. ठीक है. और उनके अलग अलग जगह उनके भी रिलेशनशिप अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड के साथ थे, चाइना के साथ थे और इंडिया के साथ थे. और इसका ये जो एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं श्री विजय एम्पायर के बाद में, कि ये जो एम्पायर था ये महायाना बुद्धिज़्म के लिए बहुत फेमस था. और यहाँ पे चाइनीज़ पिलग्रिम्स मतलब जो तीर्थयात्री थे, चाइनीज़ तीर्थयात्री यहाँ आया करते थे. और इंडिया भी आके बीच में जब इंडिया वो आते थे तो यहाँ पे रुका करते थे. महायाना बुद्धिज़्म मतलब बुद्धिज़्म 2-3 तरीके की होती है, उनमें से एक है महायाना बुद्धिज़्म के लिए ये फेमस है ये जगह. सो इंडिया में भी बहुत सारा ट्रेड यहाँ पे फैला, हर जगह बढ़ा. और इंडिया में जो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, राइस, शुगर, वीट, फाइन क्लॉथ्स, कॉटन, सिल्क, इन सब के लिए भी इंडिया बहुत फेमस हुआ. इसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन ने जब रिफॉर्म्स लेके आया था खूब सारे, इसके वजह से मार्केट में सब चीज़ें सस्ती भी मिलने लगी थी. फिरोज शाह तुगलक ने भी कुछ कुछ किया जिससे ट्रेड में बहुत बढ़ावा मिला. सिकंदर लोदी ने भी बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आया जिससे व्यापार में बहुत बढ़ावा मिला. ठीक है. डिस्पाइट ऑल दिस पीपल हैड टू बियर द कॉस्ट ऑफ लार्ज आर्मी. अब क्या था कि सुल्तान लोगों को बहुत बड़ी आर्मी रखनी पड़ती थी. इसका खर्चा कौन उठाता था, लोग उठाते थे. लोगों को टैक्स वगैरह भरना पड़ता था. तो ये इस ज़माने में उनको बड़ा दिक्कत होती थी. फिर क्या पढ़ते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं. इस ज़माने का आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा होता था. सो द सुल्तान ऑफ दिल्ली दो हैड मैग्निफिसेंट बिल्डिंग व्हेन कंपेयर टू द मुगल रूलर compared to the Mughal emperor, took a fair amount of interest in architecture. They founded new city-built palaces, rest houses, bridge, mosque, and tomb. Alauddin Khilji built a city called Siri. Ghiyasuddin Tughlaq built a city called Tughlaqabad. Firoz Shah Tughlaq built the city of Hisar, Firoza, and Jaunpur. The famous Adina Masjid at Padna, built by Sikandar Shah, was one of the largest mosques in the Muslim world. The Jama Masjid at Ahmedabad and Mahmud Biraha Mosque at Champaner are beautiful and lofty structure. So इस ज़माने के जो रूलर थे इन लोगों ने और अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर और सिटीज़ बनाने में ये लोग विश्वास रखते थे. जैसे कि अलाउद्दीन ने कौन सी सिटी बनाई थी, सिरी नाम की सिटी बनाई थी. गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी बनाई थी, तुगलकाबाद बनाई थी. फिरोज शाह ने हिसार, फिरोज़ाबाद, जौनपुर ये सब बनाया था.
फिर इस ज़माने में टेम्पल्स और मॉस्क वगैरह, मॉस्क ज़्यादा नंबर में बने थे, जैसे अदीना मॉस्क बना था पदाऊ जगह पे जो सिकंदर शाह ने बनाया था। जामा मस्जिद बनी थी अहमदाबाद में। फिर महमूद बेगरी मॉस्क बनी थी चंपनेर में। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं आगे। द Qawadul Muslim Mosque built by the Qutbuddin Aibak is a fine example of Indo-Muslim architecture. The Adai Din Ka Jhopda Mosque at Ajmer was built by Qutbuddin Aibak but was enlarged by Iltutmish. Qutbuddin Aibak also started the construction of Qutub Minar in Delhi, but it was finally completed by Iltutmish. This magnificent minar was originally 225 feet long and had 4 stories. Firoz Shah Tughlaq was the most magnificent builder of all the Tughlaq rulers. The greatest monument of this reign are Firoz Shah Kotla, Kali Masjid, Lal Gumbaz, and his own mausoleum. The most important monuments of the Lodi dynasty is the मौत की मस्जिद बिल्ड बाय सिकंदर लोदी। सो कवातुल मस्जिद जो बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये सबसे बड़ा इंडो मुस्लिम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फिर एक मॉस्क थी जिसका नाम था आधे दिन का झोपड़ा, जो अजमेर में बनी है, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। ठीक है, बट उसको और बड़ा करने में किसने मदद करी थी? इल्तुमिश ने मदद करी थी। ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। मतलब कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख़त्म नहीं करा था जो दिल्ली में है, इसको ख़त्म करने से पहले ही वो ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद जो राजा आया जिसका नाम था इल्तुमिश, उसने उसको ख़त्म करा, उसका कंस्ट्रक्शन, जिसकी हाइट कितनी थी? 225 फीट थी और 4 मंजिला बिल्डिंग के बराबर उसकी हाइट थी। ठीक है, फिर फिरोज शाह तुगलक के बारे में जैसे आपने पढ़ा, वो कैनाल बनाता था, वेल बनाता था, तो इससे बड़ा आर्किटेक्ट कोई था नहीं उस ज़माने में। इसने भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई, जैसे फिरोज शाह कोटला, उस पूरी सिटी को बनाया, काली मस्जिद या लाल गुम्बज को बनाया। लोधी डायनेस्टी ने भी एक मॉस्क बनाया जो फेमस है, जिसका नाम था मौत की मस्जिद। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं इस ज़माने की लैंग्वेज वगैरह कैसी थी। तो द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत एनकरेज द स्टडी ऑफ पर्शियन, द लैंग्वेज मोस्ट spoken mostly on the ruler, nobility and the ulema. Sanskrit was a classical language of the Hindu but was spoken by the highly learned Hindus. The Bhakti movement led to the growth of a different regional language such as Marathi, Gujarati, Hindi, Punjabi, Bengali, Kannada, Tamil and Telugu. Many Sanskrit books were translated into regional language. Persian being the court language was important for both the Muslim and the Hindu. Both the communities contributed the growth of Persian literature. Amir Khusro, nicknamed the Parrot of India, belonged to this age. He was among the famous author and poet. He wrote in Persian, Hindi and Urdu. Beside famous historians like Minhajul Sira, Zaizuddin Birani and traveler Ibn Battuta used Persian to write their account about ruler, political event and the life of a common people. So इस ज़माने में बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ करते थे, नोबल्स, उलेमा वगैरह। संस्कृत भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, मगर उनके द्वारा यूज़ करी जाती थी जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों। भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था इस टाइम तक। भक्ति मूवमेंट मतलब लोग डिफरेंट तरीके से अब गॉड्स को पूजने लगे थे, तो उसमें भी उसकी वजह से बहुत सारी लैंग्वेज का इवॉल्व हुआ। कौन से जैसे मराठी, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़ी, तमिल, तेलुगु, ये सब लैंग्वेज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। फिर पर्शियन जो एक लैंग्वेज थी जो कि मुग़ल अपने साथ लेके आए थे, अब यहाँ पे मुग़ल नहीं, सॉरी, सल्तनत रूल लेके आई थी अपने साथ में, इसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया। अब कोर्ट वगैरह में पर्शियन की लैंग्वेज यूज़ होती थी। यहाँ पे मुस्लिम लोग और हिंदू लोग को इस लैंग्वेज सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। ठीक है, फिर इस ज़माने में बहुत सारे ऑथर और पोइट वगैरह आए, जैसे कि आमिर खुसरो, जिसको क्या बोला जाता था? पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया। और क्या बोलते हैं, बहुत सारे और जो कि पर्शियन, हिंदी और उर्दू वगैरह में लिखते थे। इसके बाद कौन थे? मिराज सिराज, गयासुद्दीन बिरहानी, इब्ने बतूता, ये सब भी इंडिया में आए और इनने भी बहुत सारे अच्छी किताबें लिखी और इंडिया को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है, फिर अपन उर्दू के बारे में पढ़ते हैं। क्या हुआ? एवोल्यूशन ऑफ उर्दू, अ न्यू हाइब्रिड लैंग्वेज ऑल्सो टुक प्लेस during the Sultanate period. It was a simple language understandable by both the Turk and the Indians. The origin of Punjabi literature is also phased to this period. Baba Sheikh Farid sang both in Punjabi and Persian. He was the first Sufi poet who used standard literary Punjabi. The Vijayanagar ruler patronized Sanskrit, and prominent Sanskrit scholar of the age were Ramanujan,
Sarthi Mishra Jayadev, the Delhi Sultanate ruler, got many Sanskrit work translated into Persian and Arabic. So उर्दू का जो एवोल्यूशन था सुल्तनत पीरियड के समय हुआ, यहाँ पे टर्क्स और इंडिया को ये लैंग्वेज समझ में आई। इसमें क्या होता था, पंजाबी, और उस टाइम में पंजाबी के ट्रेसेस देखने को मिलती थी इस लैंग्वेज में। बाबा शेख फरीद इस ज़माने में पंजाबी और पर्शियन लैंग्वेज में गाना गाते थे और सूफी पोएट थे। विजयनगर के जो लोग थे, इन लोगों ने संस्कृत लैंग्वेज को पैटर्नाइज किया था और इसको फेमस किया था। आगे बढ़ते हैं अपन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? सो दिल्ली सल्तनत वाज अ डेस्पोट एंड एंजॉयड वास्ट पावर। The Sultan's power was law. He could appoint many person to any post and dismiss any according to his sweet will. He governed from the people to offer some advice and ministers. The Sultan was expected to follow the law based on the Quran and Islamic tradition. The Qazi and ulema had a great influence on the administration, but Sultan like Balban and Alauddin Khilji, Muhammad bin Tughlaq did not give much importance to their view. The power of the Delhi Sultanate depended on military forces. They maintained their power by the sword. War booty was one of the main source of income for this sultan. The most important of the sultan's minister were the revenue minister called wazir, and the Mir Bashir, or the paymaster of army. The minister in charge of the military organization was called Diwan-e-Ariz, or Diwan-e-Risalat, was a minister of religious affairs. सो इस ज़माने में जो दिल्ली सल्तनत के रूलर थे, बहुत पावरफुल रूलर थे। ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते थे, किसी को भी रूल में लाया, किसी को भी हटाया, कुछ भी, अपना राजा कुछ भी कर सकता था। यहाँ पे जो भी रूल वगैरह चलते थे, लॉ वगैरह होते थे, कुरान और इस्लामिक ट्रेडिशन के द्वारा होते थे, जिसके लिए क्या होता था, काजी और उलेमा जो लोग थे, जो मुस्लिम स्कॉलर्स वगैरह होते हैं, पढ़ते हैं, जो मुस्लिम के जो ग्रंथ वगैरह को, जैसे कुरान को पढ़ते हैं, उनका रूल बहुत ज़्यादा, उनका पावर बढ़ गई इस समय में। ठीक है, इनका जब पावर बढ़ गई, मगर फिर क्या हुआ, कुछ रूलर थे जैसे बलबान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इन लोगों ने इनकी बातों को माना नहीं और इन लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं। ठीक है, इन लोग की जो मिलिट्री पावर, पूरा सत्ता इनकी डिपेंडेंट थी और ये लोग तलवार से ही राज करना चाहते थे। और इनका ज़माने में सबसे ज़्यादा आय का स्रोत क्या होता था, वॉर, लूट वगैरह जो दूसरी जगह पे करके आते थे, वो होती थी। इस ज़माने में मीर बख्शी जो होता था और रेवेन्यू मिनिस्टर जो वज़ीर कहलाता था, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। मीर बख्शी क्या होता था, ये पे मास्टर होता था, आर्मी को पेमेंट करता था, और रेवेन्यू मिनिस्टर क्या करता था, वज़ीर कहलाता था। फिर आगे पढ़ते हैं तो इस ज़माने के जो एम्परर वगैरह थे, ये लोग जो राज था, ये तीन टाइप में, अलग अलग टाइप में डिवाइडेड था। जैसे सूबा कहते थे, ठीक है। फिर सूबा होता था, सूबा किस में डिवाइडेड होता था, सूबा होता था डिवाइडेड इनटू शिक्स में डिवाइड होता था, और शिक्स जो थे वो परगनास में डिवाइडेड होते थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता था, सूबा आता था, सूबा, फिर आता था शिक, फिर आता था परगना। ठीक है, इसमें डिवाइड होता था। जो गवर्नर होता था, द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस वाज कॉल्ड वाली, मुफ्ती और सूबेदार। ठीक है, उसके बाद इसके बाद जो लॉ मेंटेन वगैरह करते थे, ये लोग पूरे, यही लोग का अंडर में गवर्नर को पूरा लॉ वगैरह मेंटेन करना पड़ता था। ठीक है, तो विलेज जो था वो आखिरी एडमिनिस्ट्रेशन था, सबसे लास्ट में होता था। और यहाँ पे द ग्रुप ऑफ विलेज वाज कॉल्ड, जो छोटे छोटे विलेज होते थे उसका ग्रुप को अपन क्या कहते थे, परगना, जो आपने अभी पढ़ा परगना। उसके ऊपर क्या होता था, शिक, और उसके ऊपर क्या होता था, सूबा। ठीक है, फिर द चीफ ऑफ द परगना वाज कॉल्ड आमिल, जो चीफ होता था परगना का, उसको अपन कहते थे आमिल, और ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। द विलेज हेडमैन वॉज कॉल्ड चौधरी। द कोतवाल वॉज द हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ द टाउन। क्रिमिनल वेर बीइंग सीवियरली पनिश्ड एंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो आमिल होता था परगना का जो रूल करता था, उसको चीफ होता था, मुखिया, उसको अपन आमिल कहते थे। विलेज, जो छोटे छोटे विलेज थे, उसके रूलर को अपन क्या कहते थे, मुकद्दम या चौधरी बोलते थे। ठीक है, कोतवाल जो होता था, जैसे आज भी कहते हैं पुलिस में कोतवाल कहते हैं, तो कोतवाल जो होता था उस टाइम पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होता था। फिर आया इक्ता सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो इक्ता सिस्टम जो होता था, रेवेन्यू लेने का एक तरीका था, कौन का, हर एक इंसान से। ठीक है, ये कब चालू हुआ, तुर्किश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में चालू हुआ, और ये मिलिट्री बेसिस पे ही सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट था। ठीक है, तो सुल्तान थे डिवाइडेड, इनने अपने एम्पायर को छोटे छोटे इक्तास में डिवाइड करके रखे थे। ठीक है, इसके जो अब क्या होता था, अब जो रूलर थे, ये मिलिट्री जब इतनी बड़ी हो गई थी, इनको पेमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, तो ये क्या करते थे, इनको इक्ता देते थे, मतलब ज़मीन देते थे। ठीक है, तो ये लोग छोटे छोटे ज़मीन दे देते थे इनको कि आप इस ज़मीन पे जाओ और आप इसमें किसानी करो,
और इससे पैसा कमाओ, मगर मिलिट्री सर्विसेज आपको हमको देनी है। द होल्डर ऑफ द इक्तास वे कॉल्ड इक्तादार। जो इक्ता ज़मीन पे राज करता था उसको इक्तादार बोलते थे। बट ही वॉज नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, मगर वो उस ज़मीन का मालिक नहीं था, बट वहाँ पे वो अपना राज चला सकता था। या तो फिर उससे वहाँ पे जैसे एक बड़ा इक्ता किसी को मिल गया और उसके अंडर में यदि खूब सारे किसान हैं तो उनसे वो टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकता था। ठीक है, अब यहाँ से वो इक्तादार क्या करता था, ये टैक्स वगैरह कलेक्ट करता था और कुछ टैक्स अपने पास रखता था और कुछ ऊपर दे देता। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा अपने लिए रखता था और कुछ ऊपर भेज देता था। ठीक है, देयर वर 3 इंपॉर्टेंट टैक्सेस। इस ज़माने में 3 तरीके के टैक्स इंपॉर्टेंट थे। एक थी खरज, सेकेंड वाज कैटल एंड थर्ड वाज हाउस। सो खरज क्या होता था, यदि आपके पास आपकी फसल हुई 10 कुंटल आपके पास फसल हुई इस साल, तो आपको 5 कुंटल राजा को देना पड़ता था। फिर होता था कैटल, जानवर रखने पर टैक्स होता था, और तीसरा होता था हाउस के ऊपर टैक्स होता था। फिर अपन लास्ट पढ़ते हैं नोबिलिटी ऑफ द एंड द कोर्ट। इस ज़माने नोबल वगैरह कैसे होते थे। सो सुल्तान और ये जो नोबल्स थे ये लोग बड़े हाई स्टैंडर्ड अपनी लाइफ में एंजॉय करते थे कि इनको हर जगह बहुत इज्जत मिलती थी। ठीक है, इनके जो भी नोबल्स थे ये कहाँ से आते थे, टर्की या अफ़गान से आते थे, और ये इंडिया में आके सेटल हो गए और धीरे धीरे ये अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। सो ये लोग अपने स्टेट की पॉलिसी मतलब इतने पावरफुल हो गए थे, कभी कभी राजा का भी तख्ता पलट कर देते थे ये नोबल्स लोग। ठीक है, जैसे आपने कभी पढ़ा था पीछे। ठीक है, इनको बहुत सारी पावर मिली थी, पॉलिटिकल, जुडिशियल, मिलिट्री पावर मिली थी। इसमें कुछ कुछ हिंदू रूलर लाइक द हिंदू रूलर एवरी सुल्तान इन द सुल्तानत बिल्ट देयर ओन पैलेसेस। सो जो जैसे हिंदू रूलर अपने अपने महल बना देते थे, सुल्तान भी अपने अपने महल बना देते थे। सुल्तान बलबान हैज़ अ डैजलिंग कोर्ट एंड प्रोटोकॉल विच वेयर डिज़ाइन टू इम्प्रेस विजिटर। खिलजी सुल्तान फॉलोड द सेम ट्रेडिशन। सो बलबान जो राजा था इसने बहुत बड़ा कोर्ट बनाया और अलग अलग प्रोटोकॉल बनाए, जिसके मदद से कोई भी यदि बाहर से आदमी आता था, दूसरे दूसरे देश से भी उस टाइम लोग आते थे देखने के लिए, क्योंकि वो किताब लिखते थे तो वो आते थे देखने के लिए, तो वो ये देखते थे कि इसका राज कैसा है, ये राजा कितना पावरफुल है। तो उसी को देखते हुए बलबान ने बहुत अच्छा अपना इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट बनाया और अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ की, जैसे राजा जब आता था सब लोग एकदम से लेट जाते थे उसके लिए, स्वागत के लिए, और उसके ऊपर कोई बात नहीं करता था। जब वो कुछ बोले सब चुप हो जाते थे और उसके पैर चूमते थे। ठीक है, सो ऐसी ऐसी चीज़ें उसने रखा जिससे लोग आते थे, इंप्रेस हो जाते थे कि राजा कितना पावरफुल है कि यहाँ पे लोग उसके पैर चूमते हैं। तो ये जब वो देखते थे तो बहुत फेमस था। फिर खिलजी सुल्तान वगैरह ने भी सेम फॉलो किया। फिर आए मोहम्मद बिन तुगलक। सो इसने बहुत अलग ही हाइट पे पहुंचा दिया पूरी चीज़ को। इब्ने बतूता ने इस ज़माने में, इब्ने बतूता एक राइटर था, इसने बताया, इसने क्या बोलते, जब इसके मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आके उसने देखा तो उसने बताया कि थ्री लॉफ्टी हेविली गार्डेड गेट, मतलब इसके जो गेट थे इतने बड़े और इतने हेविली गार्डेड थे, और इसकी जो कोर्ट था ये 1000 ऑफ पिलर से बना हुआ था। इसके अंदर हज़ारों पिलर थे और बहुत बड़ा हॉल था और बड़े कीमती मटेरियल वगैरह लगे हुए थे। ठीक है, तो पब्लिक कोर्ट वगैरह जो होता था वहाँ पे बहुत मतलब पब्लिक कोर्ट वगैरह होता था वहाँ पे क्या होता था, जब सुल्तान का बर्थडे वगैरह मनाया जाता था, या नौरोज़, एक पर्शियन न्यू ईयर कहते हैं, ये वाला त्यौहार भी मनाया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल, मतलब यहाँ डिप्लोमेसी वगैरह भी चलती थी। कोर्ट वगैरह में बड़ा षड्यंत्र वगैरह रचा जाता था, या फिर एक दूसरे के खिलाफ ही कुछ ना कुछ होता रहता था, यहाँ पे चलता रहता था। The noble tried to ape the ostentation living of the sultan. They lived in magnificent palaces, wore costly apparel and were surrounded by a large body of servants, slave and retainers. So noble लोग भी राजा लोग की देखा देखी करते हुए बड़े बड़े महलों में रहते थे, महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, खूब सारे नौकर वगैरह आसपास रखते थे। So the Sultan continued the earlier system of granting land and village to an officer in lieu of the paying him salary. The grant was not hereditary and should be transferred, but when the central authority became weak, the grant usually came to the guarded as hereditary. So राजा लोगों के पास जब पैसा नहीं होता था या तो फिर पैसा बचाने के लिए वो लोग क्या करते थे, इनको ज़मीन दे देते थे कि यहाँ तुम लोग किसानी करो, मगर ये आप ऐसा नहीं था आप ख़त्म हो जाओगे, जिसको ज़मीन मिली है वो ख़त्म हो गया तो उसके बेटे को मिल जाएगी, ये ऐसा शुरू में नहीं था। मगर ये लोग धीरे धीरे राज करते करते उस ज़मीन पे इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो लोग उसको हेरिडिटी बना लेते थे। ठीक है, कि वो लोग धीरे धीरे उसको हेरिडिटी बना देते थे। मगर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इस चीज़ को ख़त्म किया और इन सब की ज़मीनें जो थी पहले तो वापस ले ली। ठीक है, और क्या किया अंडर द, इसके वजह से, इसी वजह से क्या हुआ था कि इनको तुगलक लोगों ने हरा दिया था। अब तुगलक के लोगों के समय में क्या हुआ था, इन लोगों ने लार्ज फॉर्च्यून, इनके जो नोबल्स थे उन्होंने बहुत पैसा कमाया, तुगलक लोगों ने खुश करने के लिए उनको बहुत पैसा कमाने दिया। ठीक है, जिससे वो लोग सत्ता में बैठे रहे। और इसके बाद इन लोगों ने, सुल्तान लोगों ने इसके बाद क्या किया, बहुत बड़े बड़े गार्डन बनाए और बगीचे बनाए और
मार्केट बनाया. Thus, during the Sultan period, a new class of landed gentry began to develop. The break-up of a Delhi Sultanate towards the beginning of the 15th century brought this trend to an abrupt halt. So, आखिरी में दिल्ली सल्तनत ने सब कुछ बनाया, बहुत डेवलपमेंट हुआ इस ज़माने में. द ब्रेकअप ऑफ दिल्ली सल्तनत टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ 15th सेंचुरी ब्रॉट दिस एंड टू एन एब्रप्ट हॉल्ट. मगर जब 15th सेंचुरी में जब बाबर ने इन पे हमला किया, इसके साथ इनके सब कुछ ख़त्म हो गया. ठीक है, फिर ये चैप्टर इसके साथ ख़त्म होता है. आपको इसके बाद ये जो केस स्टडी है आप इसको पढ़ सकते हो, अच्छा है. तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ने को मिलेगी, आप इसको पढ़ के पूरा तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ सकते हो. पूरे चैप्टर को फिर से रीड कर सकते हो. नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू.